Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Disha Vaishnav. This is the fourth part of PYQ series. Yes, so in this session, we are going to cover all the zoology questions. But हाँ, कुछ questions जो थे botany के बचे हुए थे जो हम बाकी के 3 parts में cover up नहीं कर पाए थे, तो वो एक दो questions हम यहाँ पे cover करेंगे. Then we will start from zoology. ऑल राइट, सो जिसने भी वो 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप सबसे पहले पीवाईक्यू प्लेलिस्ट में जाएं एंड वो 3 पार्ट्स कवर करें. उसमें आपको बॉटनी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एंड अगर कहीं पे भी कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. एज दिस इज द पीवाईक्यू सीरीज, सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट मच डेप्थ. हम उतनी डीपली हम नहीं बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की. और पीवाईक्यू सीरीज में एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है कि हम इतना ज्यादा किसी टॉपिक के अंदर घुस के जाएं. बट हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक है, कोई कॉन्सेप्ट है जो गड़बड़ है या मतलब डिमांड है जिस चीज की, देन वी कैन डिस्कस अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन with the very first question, which says, which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? बेटा E. coli बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है. E. coli. तो अभी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑप्शन सेज डीएनए डिपेंडेंट DNA polymerase catalyzes polymerization in 5-to 3- as well as 3-to 5- डायरेक्शन. मतलब जो रेप्लिकेशन करता है डीएनए पॉलीमरेज. रेप्लिकेशन मतलब मेकिंग ऑफ डीएनए कॉपीज. रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस जो कि आप क्लास 12 के चैप्टर जो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस है वहां पे आप इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं. सो यस, इन्होंने बोला है कि जो एंजाइम है इट पॉलीमराइजेस डीएनए चेन इन 5-to 3- डायरेक्शन एज वेल एज 3-to 5- डायरेक्शन. मतलब दोनों ही डायरेक्शन में वो पॉलीमराइज करता है. अब देखिए, अब सेकंड क्या बोल रहा है. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5-to 3- डायरेक्शन. मतलब केवल 5-to 3- डायरेक्शन में पॉलीमराइज करता है. नाउ थर्ड ऑप्शन सेज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस polymerization in one direction, that is 3-to 5- 3-to 5- में करता है. अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5-to 3-. तो अब यहाँ पे इन्होंने एंजाइम का नाम चेंज कर दिया. अभी तक तो डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही थी. नाउ इन फोर्थ ऑप्शन दे हैव मेंशन आरएनए पॉलीमरेज. तो बेटा आरएनए पॉलीमरेज तो कभी करेगा ही नहीं. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेप्लिकेशन की बात हो रही है. तो वो कौन करता है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज ही करता है. तो ये तो हम देख के ही बोल देंगे इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, राइट. तो फिर राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे. देखिए, हमें पता है कि जो रेप्लिकेशन है हमेशा 5-to 3- डायरेक्शन में ही होता है. दिस इज दी यूनिवर्सल फैक्ट. तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी इवन लिखा हुआ है. ये देखिए, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगाए. यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है और जो डीएनए पॉलीमरेज है जो कि डीएनए चेन को सिंथेसाइज करता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में करता है, दैट इज 5-to 3- डायरेक्शन. तो बेटा इसका यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 इज करेक्ट. दो डायरेक्शन में नहीं करता, राइट. 3-to 5- नहीं करता, ओनली 5-to 3- करता है, दैट टू डीएनए पॉलीमरेज. All right. I hope this is clear to everyone. Now, let's move forward towards the next question, which is about sugarcane crops. Yes. So, question क्या कहता है देखते हैं. Spring sugarcane crop with which of the following plant growth regulator increases the length of stem, thus increasing the yield? तो भाई यहाँ पे क्या बात हो रही है, शुगर केन क्रॉप की बात हो रही है. तो आपको बताना है ऐसा कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि शुगर केन क्रॉप की जो स्टेम होती है बेटा उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. और जिसकी वजह से जो शुगर केन क्रॉप है, जो शुगर केन गन्ने की जो फसल है उसका जो पैदावार है वो बढ़ जाता है, उसकी जो यील्ड है वो बढ़ जाती है. सो यहाँ पे आप 4 प्लांट रेगुलेटर की बात की गई है. देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने लिखा है साइटोकाइनिन, सेकंड में लिखा है एब्सिसिक एसिड, थर्ड में लिखा है ऑक्सिन एंड फोर्थ में क्या लिखा है इन्होंने,
जिब्रेलिन। तो बेटा देखिए साइटोकाइनिन तो होगा नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर है, अब तो केवल 3 चैप्टर्स आपके रह गए, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर वाला। तो वहां पे हॉर्मोन्स का डिस्कशन हुआ है कि कौन कौन से जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन होता है, आपने सुना होगा इंसुलिन है कभी, प्रोजेस्ट्रोन है, एस्ट्रोजन है, एड्रेनलिन है, ये सब क्या है हमारे बॉडी के हार्मोन है। और प्लांट्स भी तो लिविंग सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, तो उनको भी तो उनके फंक्शंस रेगुलेट करने के लिए कुछ केमिकल मैसेंजर्स की जरूरत है। सो उनके पास भी इस तरह के हॉर्मोन्स होते हैं। सो यस, एब्सिसिक एसिड बेटा स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये तो नहीं होगा। ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करता है, और भी चीजें करता है। और गिबरेलिन जनरली इन्वॉल्व होता है आपकी लेंथ के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है शुगर केन के बारे में, इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ एनसीईआरटी में, शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम्स। और अगर हम उसमें स्प्रे करते हैं तो उसकी जो यील्ड है वो कितनी बढ़ जाती है, 10 yield by as much as 10 tons per acre। और राइट, सो जो भी लेंथ इंक्रीज की बात होती है वो ये जिब्रेलिन करता है। सो जिब्रेलिन विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार प्लीज आप जाके ये पूरा चैप्टर आप एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट मैच द फॉलोइंग। तो अब देखिए यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई है। लिस्ट 1 में जो है सारी सिंड्रोम्स के नाम है, और जो लिस्ट 2 है उसमें फॉल्टी क्रोमोसोम्स के नाम है, राइट। तो हमें ये देख के ही पता चल रहा है कि भाई क्रोमोसोमल डिजीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब आपको जाना है कहाँ, क्लास 12 के 5th चैप्टर पे, आई मीन क्लास 12 के मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर पे, जहां पे ये एंड में पूरे डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम में हमें पता है क्या होता है बेटा, इसमें 21st क्रोमोसोम की वो होती है, एडिशनल कॉपी होती है, राइट। तो ए का यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ए का 3 एक ही ऑप्शन है, राइट। तो यही आपको करेक्ट कर देना है, आपको बाकी चीजें देखनी नहीं है, आपको यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएंगे सारे ऑप्शंस। सो बट फिर भी ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आप लाइन फेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, एडिशनल कॉपी आ जाती है, जिसकी वजह से 47 हो जाता है इनका सेट, और एक्स एक्स वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट शुड बी डी का सेकंड। तो अगर आपको ये 2 भी पता है ना, तो ये इवन एक ही पता है डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो भी आपका पूरा क्वेश्चन लग गया, 4 मार्क्स आपको मिल गए। ओके, तो अगर हम बात करें थैलेसीमिया की, देखिए अब जनरली जो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मिस कर देते हैं थैलेसीमिया का ये वाला पोर्शन। ये जो थैलेसीमिया क्या है, देखिए ये ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है। सबसे बड़ी बात, अब इसमें क्या होता है, आ, यहाँ पे 2 तरह के थैलेसीमिया होते हैं। एक तो होता है अल्फा थैलेसीमिया, जिसमें क्या है, डिफेक्ट कहाँ पे आता है, 16 क्रोमोसोम पे आता है, ये देखिए मैंने हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट लगाया है। और जो बीटा थैलेसीमिया है, यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम 11 पे आता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम 16 एंड यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम 11 पे क्या है बेटा, डिफेक्ट आ रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे ये थैलेसीमिया होता क्या है, तो बेटा इसमें जो हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है ना, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब ये सिकल सेल एनीमिया से अलग है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, शेप चेंज हो जाती है। जनरली जो आरबीसीज होते हैं बाइकॉन्केव डिस्क के होते हैं, बट सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इस तरह के हो जाते हैं। किसमें होता है ये, सिकल सेल एनीमिया में होता है, ठीक है। बट थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एनसीईआरटी ने, ये बेटा एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। जब इनके क्रोमोसोम्स में गड़बड़ आ जाती है तो जो प्रोडक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। जो ग्लोबिन की जो चेन होती है, बीटा ग्लोबिन एंड अल्फा ग्लोबिन, वो प्रॉपरली नहीं बन पाती हैं। तो दैट इज अ कंडीशन इन विच, अगर मतलब पर्सन थैलेसीमिया से सफर कर रहा है, सो दैट पर्सन विल हैव लो हीमोग्लोबिन काउंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए डाउन सिंड्रोम का भी, कि एडिशनल कॉपी होती है क्रोमोसोम 21 की, लैंगडन डाउन ने इनको किया था। और इसके आप प्लीज इसके ये जो सिम्टम्स हैं
जो भी फीचर्स होते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल के, आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि फरो टंग होती है, पाम ब्रॉड होता है, और स्मॉल राउंड हेड होता है उनका, ओपन माउथ होता है पार्शियली, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। सेम यहाँ पे लाइन फिल्टर अगर हम सिंड्रोम की बात करें बेटा, तो इसमें क्या होता है, एडिशनल एक्स कॉपी हो जाती है एक्स क्रोमोसोम की, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो मस्कुलिन डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। उनमें ना कुछ कुछ फेमाइन फीचर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे बात की गायनेकोमास्टिया की, मतलब बेटा वो जो मेल्स होते हैं ना, उनमें ना मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, विच मेक्स देम फेमाइन कैरेक्टर, ठीक है, फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक का बताते हैं, मतलब उनको बना देते हैं। तो ऑल राइट, सो आंसर वन विल बी दी करेक्ट वन। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, बहुत ही इजी था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे बहुत ज्यादा इजी निकले हैं और डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। तो आई थिंक आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दूसरी मैचिंग पे, विच इज अबाउट सब फेजेस ऑफ प्रोफेज। ओके, तो भाई देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाइकाइनेसिस लिस्ट वन में दिया हुआ है, पेकाइटीन, जाइगोटीन एंड लैप्टोटीन। तो ये सब क्या है बेटा, मियोसिस के प्रोफेज वन की स्टेजेस हैं, ठीक है, मियोसिस वन की यहाँ बात हो रही है। तो अगर आपको, देखिए सबको पता है कि पैकाइटीन में क्या होता है, और नहीं पता है तो बेटा पता होना चाहिए। देखिए पैकाइटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, राइट, इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। लैप्टोटीन में क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम्स का। और और फिर क्या आता है, कौन सा आता है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग होती है, राइट। तो एक बार यहाँ पे चलते हैं हम एनसीईआरटी की क्लिप्स पे। लैप्टोटीन से कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, देखिए। ऑलराइट, फिर जाइगोटीन में क्या होता है, जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो भाई भाई वाले जो क्रोमोसोम होते हैं, मतलब जो स्ट्रक्चरली जो सेम होते हैं क्रोमोसोम, वो क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। जैसे कि आप बनाते हो ना, आप दोस्त बनाते हो जो आपके जिससे वाइब मैच करते हैं, सिमिलरली क्रोमोसोम्स के जिससे वाइब मैच करते हैं स्ट्रक्चरली, तो वो उनके संग पेयर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। और देन वो आपस में अटैच हो जाते हैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे जाइगोटीन में क्या हो जाता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। बाय सॉरी, पैकाइटीन में क्या होता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कैसे बन रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है। और ये किसके थ्रू हो रहा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम के थ्रू हो रहा है। अब बेटा डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है, किसका, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो रहा है। ऑलराइट, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे कियाज्मेटा बन रहा है, एग शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, कियाज्मेटा बन रहा है। और फिर आती है यहाँ पे लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, दैट इज डाइकाइनेसिस। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। सो इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो गया बेटा, पेकाइटीन में क्या है, रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल, राइट। तो ए का आपका, सॉरी, बी का क्या हो गया, आपका फोर्थ हो गया। बी का फोर यहाँ पे केवल इसी के पास है, तो आंसर वन शुड बी दी करेक्ट वन। पर फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं अब। लैप्टोटीन क्या है, सॉरी, लैप्टोटीन क्या है इसमें, लैप्टोटीन है आपका, अम, यहाँ पे कॉम्पैक्शन होने लगेगा क्रोमोसोम, दे स्टार्ट लुकिंग थिन। अब जाइगोटीन में हमने बात की थी कि पेयरिंग होती है, राइट। तो जाइगोटीन में क्या है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब सिनेप्सिस होगा तो सी का क्या हो गया, यहाँ पे वन हो गया। अब क्या है, यहाँ पे डाइकाइनेसिस हो रहा है, मतलब डाइकाइनेसिस में हमने पढ़ा था टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, राइट। सो आंसर वन विल बी दी करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए ये 11th का था पिछला क्वेश्चन, राइट, सेल साइकिल का था। अब ये जो है ये कहाँ का है, ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में से है।
चलिए, तो इसमें पूछा गया है 11th क्लास का ये भी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड एल्विलाई। तो बेटा अब इसमें आपको बताना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है एल्विलाई में, हमें पता है लंग से हमारे अटैच होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्विलाई, जिससे ब्लड कैपिलरीज एसोसिएटेड होते हैं, राइट। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बनता है तभी हमारे पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन सर्कुलेट हो पाता है। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये जब बनता है तो इसकी भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं। तो इसमें आपको वही कंडीशन बतानी है कि किस सिचुएशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जब लो PCO2 होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो है लो होगा, और हाई एच कंसेंट्रेशन होगा। सेकंड में क्या दिया है, लो CO2 बट हाई टेम्परेचर। थर्ड में क्या दिया है, हाई ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ में क्या दिया है, हाई ऑक्सीजन एंड लेसर एच आयन कंसेंट्रेशन। अब देखिए इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगी अगेन एनसीईआरटी के हाइलाइट्स पे। तो वहां पे आपको एक कर्व देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया है अच्छे से कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अराउंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के संग बाइंड करता है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन देखिए, सॉरी हाईलाइट करना भूल गई मैं। इन दी एल्वेलाई व्हेन देयर इज हाई ऑक्सीजन एंड लो CO2 एंड लेसर एच आयन कंसेंट्रेशन, मतलब हाई ऑक्सीजन है और लो CO2 एंड एच आयन कंसेंट्रेशन है। तो ये कंडीशंस जो होती हैं वही फेवर करती हैं। तो ये कंडीशंस हमारी थी कहाँ पे, फोर्थ में, बाकी सब कहीं पे नहीं था। अब देखिए जब ये कंडीशंस होती हैं तो क्या होता है, तो ये एक ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मतलब 2024 में तो ठीक है, अभी आगे देखेंगे, बट ये कई बार मतलब प्रीवियस ईयरली नीट एग्जाम्स में पूछ चुका है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मतलब 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कितना डिलीवर करता है ऑक्सीजन हमारे बॉडी के टिश्यूज को, 5 ml। समझ रहे हो, तो 100 ml खून हमारा क्या पहुंचाता है, कितनी ऑक्सीजन पहुंचाता है, 5 ml पहुंचाता है। ऑल राइट, तो अच्छा यहाँ पे देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ, जो कि क्या है, सिग्मॉइड कर्व बना रहा है। व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, अगर प्लॉट करेंगे हम तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। अब देखिए प्लीज आप एक बार ये पोर्शन जाके एनसीईआरटी में पढ़िएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट। बाकी ये क्वेश्चन तो आई गेस सभी को समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज ऑल्सो अबाउट मैचिंग। तो यहाँ पे अगेन दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 में सारे डिसीजेस हैं, लिस्ट 2 में क्या है बेटा, पैथोजेंस हैं जो वो डिसीज कॉज करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है टाइफॉइड, लेशमैनियासिस, रिंगवॉर्म, फिलारियासिस। तो ये आपको किस चैप्टर में लेके जा रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आपको जाना है। तो टाइफॉइड हमें पता है बैक्टीरिया से होता है ना, साल्मोनेला टाइफाई होता है। रिंगवॉर्म हमें पता है फंगस से होता है। तो ये कुछ कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है जो आई थिंक सभी को पता है। अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। 9th क्लास में भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। तो टाइफॉइड मतलब ए का 4, तो यहाँ पे ही एलिमिनेट हो गए सारे ऑप्शन, राइट। आगे चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी विल फोकस। तो आप देखिए टाइफाइड का तो ये हमने लगा दिया। फिलहाल अब बाकी अगर हम बात करें तो रिंग वॉर्म हमें पता है, जो रिंग वॉर्म जो हो जाते हैं वो फंगस की वजह से होते हैं। दूसरा क्या था, फिलारियसिस। तो जो फिलारियसिस होता है वो निमेटोड की वजह से होता है, ये देखिए यहाँ पे, यस।
एलिफेंटिएसिस करता है, ठीक है। तो जो ब्यूचेरा ब्रैंकॉफ्टा एंड मेलाई जो होता है, ये फिलैरियल वॉर्म है, जो कि क्या करते हैं बेटा, कि लिम्फेटिक वेसल्स पे अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एलिफेंटिएसिस हो जाती है। पिक्चर में भी देख रहे हो किस तरह से एकदम जो पाँव है उसमें कितनी ज्यादा सूजन आ गई, मतलब ये जो नीचे का जो होता है पोर्शन, उसमें पूरे में मतलब स्वेलिंग आ जाती, डिफॉर्मिटीज हो जाती, इवन जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पे रिंग वर्म के बारे में है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे देखिए टाइफाइड के बारे में दिया हुआ है। नाउ आगे बढ़ते हैं। लेशमैनियासिस तो बेटा ये प्रोटोजोआ से होता है। सो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है दैट इज आंसर 4। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी हुई है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में। आपको बताना है कि इस लिस्ट में से कौन कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, और फिर आपको उसका राइट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट जो डिसऑर्डर दिया हुआ है दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस, सेकंड दिया हुआ है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, थर्ड जो दिया हुआ है दैट इज गाउट, है ना, जो गठिया जिसको बोलते हैं हिंदी में। नाउ फोर्थ इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें मस्कुलर का वो हो जाता है मतलब डिफॉर्मेशन हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज सिस्टमिक ल्यूपस एरिथीमेटस, जिसको SLE भी बोला जाता है। अब आपको इसमें से सिलेक्ट करना है विच इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, देखिए इसमें भी वही अटैक करते हैं, तो इसमें जॉइंट पेन वगैरह होता है, स्वेलिंग होती है, और मतलब स्वेलोइंग में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस अगेन जॉइंट पेन होता है इसमें भी। और ये जो है SLE, इसमें भी बेटा रैशेस हो जाते हैं, जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग होती है, और जो रैशेस होते हैं वो बटरफ्लाई शेप होते हैं। सो आपका गाउट तो देखिए नहीं होगा, गाउट यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से होता है। जो ये डिस्ट्रॉफी है इसमें क्या होता है बेटा, ये जनरली जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, तो आपका क्या बचा, ABE बचा। ऑलराइट, अब ये भी देखिए यहाँ पे मेंशन भी है NCERT में, यूमेटॉइड अर्थराइटिस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एंड दिस इज फ्रॉम एक्सक्रीशन चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, क्लास 11। तो स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है, इन दी नेफ्रॉन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले इज इम्पर्मिएबल टू वाटर एंड पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो भाई सोचिए, नहीं तो अभी NCERT खोल लीजिए अगर किसी के सिर के ऊपर से गया है तो। अब स्टेटमेंट 2 में क्या दिया हुआ है, ये जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब यहाँ पे PCT की बात हो रही है, इज लाइन बाय सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीएब्सॉर्प्शन। तो भाई इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगी NCERT के हाइलाइट्स पे। तो यस, अगर हम बात करें PCT की, तो देखिए इसके पास जो सेल्स होते हैं, इसकी जो लाइनिंग होती है वो लाइन होती है क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, पर यहाँ पे क्या है, कॉल्यूमिनार ब्रश बॉर्डर है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। अब बात करते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो yes, this is the highlighted portion, is permeable to water but almost impermeable to electrolyte। तो ये भी यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। अब देखिए, अब जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है लूप ऑफ हेनले क्या होता है, तो प्लीज आप एक बार जाके पढ़िए, ये पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, प्लीज आप एक बार जाके इसको रिवाइज करिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट स्टेरॉइड हार्मोन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन, ग्लूकागन, कॉर्टिसल्स एंड टेस्टोस्टेरोन। अब आपको बताना है इसमें से स्टीरॉइड हार्मोन कौन सा है। सो यस, सॉरी कौन सा नहीं है, नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन। तो भाई कौन सा नहीं है स्टेरॉइड हार्मोन बताइए।
चलिए आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के हाईलाइट पे। तो ये आपका लास्ट क्लास 11 का लास्ट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन वाला, सॉरी केमिकल इंटीग्रेशन। तो यस, यहाँ पे आपको देखिए बहुत अच्छे से एक चार्ट दिया हुआ है। तो इसमें पूरा अच्छे से, मतलब चार्ट नहीं, मतलब पॉइंट में अच्छे से डिवाइड करके क्लासिफाई करके दिया हुआ है कि जो पेप्टाइड हार्मोन है बेटा, उसमें आ जाते हैं इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक, मतलब जो प्रोटीन्स वगैरह के साथ जो डील करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के संग जो डील करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकागन। तो आपका ग्लूकागन नहीं है एक स्टेरॉइड हार्मोन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेरॉइड हार्मोन की तरफ। तो देखिए स्टेरॉइड के क्या एग्जांपल दिए हुए हैं, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यस, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्राडियोल। तो कौन सा नहीं है, ग्लूकागन नहीं है। सो ग्लूकागन विल बी दी करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन। ओके, अब आगे भी आप देख सकते हो अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाले कौन से होते हैं, एपाइनफ्राइन। और जो आयोडोथायरिन होते हैं वो थायराइड वाले हार्मोन्स होते हैं। प्लीज आप एक बार ये हार्मोन वाला चैप्टर भी रिवाइज करें। अगेन मैं यही बोलना चाहूंगी कि पूरा एनसीईआरटी से ही आ रहा है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की उठ के आ रही है, कुछ भी चीज अभी तक हमने बाहर से नहीं देखी है कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ रहा हो, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहा हो। Okay, now next question. Given below are two statement. One is labeled as assertion and another one is labeled as reason. तो यहाँ पे आपको दो statement दिए हुए हैं. Assertion बोलता है FSH acts upon variant follicles in female and Leydig cells in male. भाई यहाँ आपको कुछ लग रहा है डाउटफुल, Leydig cells में होता है क्या? जाके कंसर्न करिए। नाउ रीजन क्या बोलता है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग। तो ये ठीक लग रहा है आपको? नाउ यू शुड ओपन योर एनसीईआरटी एंड चेक अबाउट इट। यस, सो देखिए ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो ऑब्वियसली एस्ट्रोजन ही करते हैं रिलीज, और जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो आपका एंड्रोजन हार्मोन करते हैं रिलीज। ठीक है, तो ये तो एकदम से करेक्ट हो गया रीजन। अब बात आती है एजर्शन की। यहाँ पे आपको क्या गड़बड़ लग रहा है, एफएसएच एक्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल एंड फीमेल, ये तो ठीक है, बट लेडिक सेल्स इन मेल, लेडिक सेल्स पे नहीं होता है बेटा, ये सर्टोली सेल्स पे होता है। ठीक है, सो इसका कौन सा आंसर होना चाहिए, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेंशन है कि जो एल एच है वो इस पे एक्ट करता है, और जो एफ एस एच है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। ओके, सो दिस इज फ्रॉम reproduction in human from class 12. Please go and revise that chapter. Now let's move forward towards the next question, which is from evolution. Yes. So given below are some stages of human evolution. Arrange them in correct sequence. पास्ट टू रिसेंट के सीक्वेंस में आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे होमो हैबिलस है, सेपियंस है, निएंडरथल है, इरेक्टस है। तो अब यहाँ पे आपको फोर कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट सीक्वेंस दिए, मतलब सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको करेक्ट वन आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें से क्या होगा, एनी गेसेस? चलिए आपको फिर से लेके चलते हैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स पे। एक्चुअली दिस इज नॉट फ्रॉम हाईलाइट, पूरा एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ्स में दिया हुआ है, बट आई हैव रिटन हियर। तो देखिए सबसे पहले जो 15 मिलियन ईयर्स एगो आए थे वो कौन आए थे, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस आए थे। ठीक है, जिनके जो इथोपिया और तंजानिया में इनके मिले थे एविडेंसेस। नाउ 2 मिलियन ईयर्स पहले कौन आया था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया था। ठीक है, जिसका क्या काम था, वो स्टोन वेपन बना के हंटिंग करते थे और फ्रूट्स खाते थे। और ये कहाँ पे इसके एविडेंसेस मिले हैं, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में। ठीक है, अब उसके बाद कौन आया था, होमो हैबिलस, जो कि फर्स्ट, ध्यान रख दीजिए ये, होमो हैबिलस फर्स्ट ह्यूमन लाइफ थे, जिनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो थी अराउंड 650 to 800 सीसी। ठीक है,
और ये मीट नहीं खाते थे, समझ रहे हो? अभी तक तो इससे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस वगैरह क्या करते थे, स्टोन वेपन से हंटिंग करते थे और फ्रूट्स भी खाते थे। बट यहाँ पे बात आ जाती है मीट नहीं खाते। अब उसके बाद कौन आए, इरेक्टस आए, ठीक है, होमो इरेक्टस आए। ये इसके एविडेंसेस जावा में मिलते हैं और इनकी ब्रेन कैपेसिटी अब कितनी हो गई, 900 सीसी हो गई। अब ये मीट भी खाते थे। फिर कौन आया बेटा, निएंडरथल आए, ठीक है। निएंडरथल कहाँ पे मिले थे, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में मिले थे, और ये क्या करते थे, मीट खाते थे। और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी, अब देखिए ब्रेन कैपेसिटी हो गई इनकी 1400 सीसी हो गई है। और ये बेटा छुपते थे और अपनी बॉडीज को जलाते थे, ठीक है, दे यूज टू बर्न देयर बॉडीज। उसके बाद सबसे एंड में जो कि हम हैं, हम कौन है, सेपियंस हैं, जो कि अभी 75 to 10,000 ईयर्स पहले आए हैं। ऑलराइट, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है, अब हमें कैसे अरेंज करना है, पास्ट टू रिसेंट करना है ना। सबसे पहले कौन आए थे, निएंडरथल आए थे, कौन आए थे, पहले आए थे हैबिलस आए थे, ठीक है। तो ए हो गया हैबिलस, ठीक है, ए हो गया। नाउ उसके बाद कौन आए थे, निएंडरथल आए थे, राइट, निएंडरथल आए थे। सॉरी, यहाँ पे रेक्टस भी दिया हुआ है। तो पहले होमो हैबिलस, देन सेकंड इज इरेक्टस, तो इसको हम बी कर देते हैं, मतलब सॉरी, ए डी ऐसे लिख लीजिए, ओके। देन निएंडरथल, और सबसे एंड में तो हम लोग थे। सो ए डी सी एंड बी, तो कौन सा इसमें ए डी सी बी, ये है सेकंड वाला है। सो सेकंड विल बी दी करेक्ट। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप एक बार खुद जाके एनसीईआरटी पढ़े और इस तरह से फ्लो चार्ट बना लीजिए, ताकि आपको बार बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज गिवन पिक्चर। तो भाई आपको यहाँ पे देखिए तीन पिक्चर दी हुई है, ए बी सी, जो कि मसल्स की पिक्चर है। इसमें से आपको करेक्ट मैचिंग पेयर बताना है, नेम ऑफ मसल बताना है। तो ए जो मसल है बेटा किसकी है, देखिए अगर मैं बात करूं, मुझे सबसे पहले पता है ये क्या है, स्मूथ मसल है। क्या है बेटा, ये स्मूथ मसल है। ये क्या है, हार्ट वाली मसल है, क्योंकि इसमें क्या है, ब्रांचिंग है। तो क्या होगी, कार्डियक मसल हो गई, जो कि कहाँ होती है, हार्ट में, मुझे इतना पता है। तो ऑब्वियसली दिस वन शुड बी स्केलेटल वन, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में क्या है, आप बहुत इजीली आप डिफरेंसेस पता कर सकते हो। तो लास्ट वन इज कार्डियक, सेकंड वन क्या हो गई, स्मूथ मसल हो गई, और जो फर्स्ट वन है वो हो गई आपकी क्या, स्केलेटल मसल, जैसे कि एनसीईआरटी के आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक। अब देखिए पूरा का पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के यहाँ पे डाल दिया है। सो इट्स करेक्ट आंसर शुड बी 4, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे मैचिंग दी हुई है, दो लिस्ट दी हुई है। इसमें है आपके नेम्स, कोकेन, हीरोइन, मॉर्फिन, मैरिजुआना। और जो दूसरा है वो आपको बताना है कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, किसमें काम में आता है, इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी, कैनबिस सटाइवा, एरिथ्रोजाइलम, पैपेवर, सोमनीफेरम। तो यस, आपको इसमें से बताना है कौन सा है। तो देखिए अगर हम बात करें कैनबिस की, तो जो कैनबिस है बेटा, वो किससे, सॉरी, कोकेन की अगर हम बात करें, तो जो कोकेन है वो हमें किस में से मिलता है, ये हमें बताना है। तो जो कोकेन है वो मिलेगा हमें एरिथ्रोजाइलम कोका से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर दीजिए, एरिथ्रोजाइलम कोका। अब बात आती है हेरोइन की, ठीक है। तो जो अगर हम हेरोइन की अगर हम बात करें, तो जो हेरोइन है वो किससे मिलेगा, पेपेवर सोमनीफेरम से मिलेगा, राइट। ओके, तो जाके देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट, यस हमने लगाया यहाँ पे, हेरोइन आपको मिल रहा है यहाँ से, पेपेवर सोमनीफेरम से। ओके, ये थोड़ा मिक्स हो गया है, लेटेक्स उसके लेटेक्स से मिलता है। तो हेरोइन हो गया। नाउ मॉर्फिन क्या है बेटा, मॉर्फिन, सॉरी, मॉर्फिन हमें कहाँ से मिल रहा है, मॉर्फिन वी आर गेटिंग फ्रॉम, यस, सो यहाँ पे सॉरी सोर्स दी हुई है यहाँ पे मॉर्फिन की। सो मॉर्फिन की जो सोर्स है वो आपकी है क्या, कैनबिस,
सॉरी, सीड्स का फंक्शन दिया हुआ है. सो इट इज इफेक्टिव एज अ सेडेटिव इन सर्जरी. ठीक है, सर्जरीज वगैरह में ये दिया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज मैरुआना. तो मैरुआना जो है बेटा, किसे बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, किसे बोलते हैं? कैनबिस सटाइवा से मिलता है मैरुआना. तो जो फ्लावर के जो टॉप होते हैं, लीव्स, रेजिन, ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैरुआना, हशीश, चरस एंड गांजा. ठीक है, जनरली इनका लोग मिसयूज करते हैं और ये बहुत ज्यादा बुरा असर डालते हैं किस पे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे. ठीक है, बॉडी का जो हार्ट होता है, उसका जो पूरा जो सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उस पे बहुत बुरा अफेक्ट डालते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस, जो करेक्ट आंसर हो गया आपका ए का 3, तो ये आपका हो गया कौन सा? सेकंड वाला हो गया, राइट. चलिए, अब देखिए पूरी मैचिंग आपको यहाँ पे ड्रग्स वाले चैप्टर में मिल जाएगा. ये भी हेल्थ वाले चैप्टर में ही आपको मिलेगा. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट प्लाज्मिड. ये बायोटेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे क्लास 12 में. सो इट इज अबाउट द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन स्टैंड्स फॉर. अच्छा, तो यहाँ पे आपको टीआई प्लाज्मिड का बेटा फुल फॉर्म बताना है. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, सेकंड है टेम्परेचर डिपेंडेंट प्लाज्मिड, थर्ड है ट्यूमर इनहिबिटिंग प्लाज्मिड, फोर्थ है ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड. तो यस, यहाँ पे आपको बताना है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की अगर हम बात करें, तो दिस शुड बी दी करेक्ट आंसर. अब देखिए ये जो है, ये किस लिए यूज होते हैं? जब भी हम कोई बायोटेक्नोलॉजिकली मतलब अगर हम कोई जीन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, किसी में फॉरेन जीन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इनकी हेल्प लेते हैं. तो जो प्लांट्स के लिए जो यूज होता है, ये टीआई प्लाज्मिड यूज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं. बट अगर हमें एनिमल्स में कुछ इंट्रोडक्शन कराना है, तो उसके लिए क्या होते हैं? रेट्रोवायरसेस वगैरह होता है. ओके, तो उसके लिए रेट्रोवायरसेस होते हैं. ये भी आप एक जाके पढ़ सकते हैं. तो ये क्या है? वेक्टर्स हैं, इन्हीं की हेल्प से जो है जीन की क्लोनिंग होती है. ऑलराइट, बायोटेक्नोलॉजी का पर्पस क्या होता है? इम्प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग. मतलब ये कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस का. तो इसमें अगर किसी को इम्प्रूव करने के लिए हम कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बेटा हम इसके थ्रू ही हम इसमें डालेंगे. ठीक है, होस्ट के अंदर हम इन वेक्टर्स के थ्रू ही हम इंट्रोड्यूस करवा के डालेंगे. तो प्लांट्स में वो होते हैं टीआई प्लाज्मिड, और एनिमल्स में वो होते हैं क्या? रेट्रोवायरस. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लीज गो एंड रीड. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद मोर जूलॉजी क्वेश्चन. सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. एंड प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस ऑफ पीवाईक्यू सेशन, इट विल हेल्प यू a lot. Okay, so go and study well. We will definitely meet in the next session. Till then, bye bye and take care.